जय हिंद। यदि आपने भी यूपी टेट में एसएसटी लिया है और समझ में नहीं आ रहा है प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, तो साथियों आज का ये जो वीडियो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस कर लिए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किस स्थान पर संपन्न हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। बताइए, दोनों बात आपको बताना है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, आप जान लीजिए। और इस स्थान, अब आपको बताना है कि यह किस स्थान पर संपन्न हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। विकल्प बी आपका सही है, ध्यान रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो जान लीजिए। बात करें संविधान सभा के गठन की, तो इसकी गठन होती है जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की स्तुति के आधार पर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें कुल निर्धारित जो सदस्य की संख्या थी मेरे भाई, वह शुरुआती में ब्रिटिश प्रांतों, रियासतों, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को मिलाकर के कुल 389 सीटें निर्धारित थी। मुस्लिम लीग का रुख इसमें क्या था, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की इस पहली बैठक का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया था। ठीक है ना। उपाध्यक्ष इसके कौन चुने गए, तो साथियों इसके उपाध्यक्ष इस सभा में एच.सी. मुखर्जी को आधिकारिक उपाध्यक्ष यानी उपरोगपति के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वाइक थोड़ा करते रहिए। इससे क्या मोटिवेशन बनता है, बहुत कुछ खास नहीं, एक हौसला बनता है आपको पढ़ने का और आपके साथ बात करने का। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदूषण के कारण मानव शरीर में ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथामोग्लोबिनेमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए कि किस प्रदूषण के कारण मेथामोग्लोबिनेमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है शरीर में, या ब्लू बेबी सिंड्रोम। विकल्प आपके सामने है, ए बी सी डी 4 विकल्प है। देख लीजिए, जल में कैडमियम की अधिकता होगी तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, या जल में नाइट्रेट की अधिकता होगी तब होगी, या वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होगी, या जल में पारे की अधिकता होगी तब होगी। साथियों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि साइंस का प्रश्न है, लेकिन हाँ, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एसएसटी में भी, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये प्रश्न जो है पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है ना, ईवीएस से संबंधित है, जो कि आपके एसएसटी का ही एक पार्ट है। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल में नाइट्रेट की जब अधिकता होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है मानव के शरीर पे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जिसे मेथामोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए अगर हम बात करें, इसी तरह का एक और रोग होता है जिसे इटाई रोग कहते हैं। यह जल में कैडमियम यानी सीडी धातु की प्रदूषण से होता है, जो हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द करता है। बात करें मिनी माता रोग की, तो यह एक औद्योगिक कचरे के कारण जल में मरकरी यानी पारा जब ज़्यादा मिलने लगता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यह घातक रोग होता है। वहीं अगर हम बात करें बीओडी की, ठीक है ना, तो यह जल में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। ध्यान रखिएगा, जो जल प्रदूषण के मापन की इकाई है। साथियों, अगर हम बात करें अम्ल वर्षा सूचक की, तो पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की थी और वे भारत में किस फसल की खेती के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें पुर्तगाली की, ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं कि वह तंबाकू की खेती के लिए जिम्मेदार थे और कोचीन में उनकी पहली फैक्ट्री खुली थी। साथियों, सबसे पहले भारत आने वाले जो विदेशी थे उनमें पुर्तगाली हैं। आप सभी जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे भी जान लीजिए। जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, उनके आने का जो सही क्रम है वह है, सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। भाई मेरे ध्यान रखिएगा,
अगर बात करें पुर्तगाली की, तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और उनमें सबसे पहला व्यक्ति जो आता है वह वास्को डी गामा होता है। 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां के यानी कालीकट के जो स्थानीय राजा उस समय हुआ करते थे, नाम था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया। साथियों, अगर हम बात करें पहले पुर्तगाली गवर्नर की, तो वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से लेकर के 1509 तक गवर्नर रहा। साथियों, अगर बात करें भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर की, तो याद रखिएगा वह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और उसने हिंद महासागर में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, यानी शांत जल की नीति। ठीक है ना। अगर हम बात करें पुर्तगालियों की कुछ महत्वपूर्ण देन, तो उसमें सबसे पहली बात आती है वो होता है प्रिंटिंग प्रेस का। मेरे भाई, प्रिंटिंग प्रेस का जनक भारत में पुर्तगाली को कहा जाता है, जो 1556 ईस्वी में इसकी शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें उनके स्थापत्य कला की, तो उन्होंने गोथिक शैली का विकास किया। ठीक है ना, गोथिक शैली पुर्तगाली की देन है वास्तुकला शैली में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तथ्य तारों और ब्रह्मांड के भौतिक नियमों के संबंध में सही नहीं है? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तारों का रंग उनके पृष्ठ तापमान का सूचक होता है। पारसेक खगोलीय दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता। और सौर मंडल को केंद्र में मानने का हेलियोस्ट्रिक सिद्धांत टॉलेमी ने दिया था। बताइए बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो देखिए मेरे भाई, इसमें जो असत्य कथन है वो विकल्प डी है, इसीलिए सही ऑप्शन आपका विकल्प डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हेलियोस्टिक सिद्धांत की, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, 1543 ईस्वी में पोलैंड के एक वैज्ञानिक हुए निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है ना। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि जो सूर्य है ना, वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जियोसेंट्रिक सिद्धांत की, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जियोसेंट्रिक सिद्धांत, इसके विपरीत मिस्र यूनानी विद्वान क्लॉडियस टॉयलेमी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना था। ठीक है। वहीं अगर खगोलीय दूरियों की मान की हम बात करें, तो एक पारसेक का मान 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, जो दूरी का सबसे विशाल मात्रक होता है। अगर हम तारामंडल की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान वैज्ञानिक पहचान के अनुसार संपूर्ण आकाश में कुल 89 तारामंडल चिन्हित हैं, जिनमें हाइड्रा सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि खारवेल के प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख से मगध के किस गैर क्षत्रिय यानी शूद्र शासक की कलिंग विजय और वहां से जैन मूर्ति यानी जिनसेन की मूर्ति लाने का प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है? बताइए, क्या वह अजातशत्रु हैं, शिशुनाग हैं, महापद्मनंद हैं, घनानंद हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महापद्मनंद। ध्यान रखिएगा, महापद्मनंद की बात हो रही है, जिसे सर्वछत्रांतक उपाधि भी प्राप्त है। यानी पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला एक राट कहा गया है। वहीं कलिंग में निर्माण की बात करें साथियों, तो महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर वहां जल की आपूर्ति हेतु एक नहर का निर्माण करवाया था, जिसका विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ठीक है ना। अगर हर्यक वंश के अंत की हम बात करें, तो ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश के अंतिम जो राजा हुए नाम था नागदशक। इसकी हत्या करके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगर मगध का राजवैद्य की अगर हम बात करें, तो बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक रहते थे, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने जब 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो उस समय वहां स्थानीय शासक कौन था? जयपाल था, भीम प्रथम, या आनंदपाल, या पृथ्वीराज तृतीय थे? बताइए। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, उस वक्त वहाँ के जो शासक थे वो भीम प्रथम थे। विकल्प बी आपका सही है। ठीक है ना। महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया था। इसके बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ा भी था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप जान लीजिए। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण अरबी मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया 712 ईस्वी में, जिसमें सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया गया था। ठीक है। वहीं गजनवी की मृत्यु की बात करें साथियों, तो ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी की मृत्यु
1030 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1935 में किस पारिस्थितिकीविद ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था? बताइए, कौन सा ऐसा पारिस्थितिकीविद था जिसने पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था? 4 विकल्प है आपके सामने, पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प है मेरे भाई एजी टांसले। ध्यान रखिएगा, विकल्प बी आपका ठीक है, एजी टांसले। देखिए, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 ईस्वी में जर्मन जीव विज्ञानी ऑर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। पारिस्थितिकी के घटक इसकी अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से जैविक और अजैविक दो तत्वों के सम्मिलन से बनता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था जो आपके एग्जाम में संभवतः पूछा जा सकता है, चूंकि ईबीएस के भी कुछ पार्ट पूछे जाते हैं एसएसटी में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित भारत की पहली अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री का पद किसे सौंपा गया था? ध्यान रखिएगा, पहली अंतरिम सरकार में जो रक्षा मंत्री का पद सौंपा गया था वो बलदेव सिंह को सौंपा गया था। विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। वहीं गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री की बात करें तो सरदार पटेल जी को सौंपा गया था। खाद्य और कृषि की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। वहीं मेरे भाई श्रम मंत्री जगजीवन राम को दिया गया था। वहीं रेलवे और परिवहन की बात करें तो आसफ अली को दिया गया था, आसिफ अली को। वहीं वित्त मंत्री की बात करें तो लियाकत अली खां को दिया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त विभाग लियाकत अली खां को दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खगोलीय विज्ञान के अनुसार हमारे सौरमंडल के बाहर रात में आकाश में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? देखिए, 4 विकल्प है, इसके सामने सही विकल्प बताइए। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी यानी साइरस। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सूर्य के निकटतम जो तारा है उसे हम प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, और तारों का मंदाकिनी रूप। तो देखिए, हमारी आकाशगंगा के जो निकटतम मंदाकिनी है उसे देवयानी कहा जाता है। और जो दिशाओं का दिशा सूचक तारा होता है वह उत्तर दिशा में चमकने वाला ध्रुव तारा कहलाता है। ठीक है ना। देखिए, अगर तारामंडल की संख्या की हम बात करें तो आकाश में कुल 89 तारामंडल की पहचान की गई है, जिनमें से सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो हाइड्रा है। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है अम्ल वर्षा से संबंधित। देखिए, एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है एसिड रेन से संबंधित। साथियों, बताना है कि अम्ल वर्षा के लिए वायुमंडल में किन गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। अम्ल वर्षा जो होती है उसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? क्या वह कार्बन मोनोऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, या ओजोन और मीथेन है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? बताइए मेरे भाई। देखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार होता है किसके लिए? तो वह जिम्मेदार होता है अम्ल वर्षा के लिए। साथियों, जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल की बूंदों के साथ रूप बदलकर बरसते हैं तो इन्हें ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब सल्फर और नाइट्रोजन, ध्यान से समझिए, जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल की बूंदों के साथ रूप बदलकर बरसते हैं ना, तो इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। वहीं हम बात करें साथियों अगर मोनोऑक्साइड की, तो देखिए वायु प्रदूषक होता है ये। जितने इंजनों से निकलने वाले गैस होते हैं उन सभी गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी 77.2% होता है। ठीक है ना, जो वायु प्रदूषक होता है। साथियों, अगर ओजोन की बात करें, ओजोन क्षरण की, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ओजोन परत के क्षरण जो होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होते हैं। ठीक है ना। अगर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की बात करें मेरे भाई, तो वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें उत्तरदायी होती हैं, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और CH4। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मैसूर साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, जिसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया? बताइए, क्या वह हैदर अली था, टीपू सुल्तान, चिक्का कृष्णराज, इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे भाई। ये सही विकल्प इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टीपू सुल्तान। ध्यान रखेंगे, अगर टीपू
सुल्तान की बात करें तो सैन्य आधुनिकीकरण, देखिए टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को पश्चिम पद्धति पर प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञों से मदद ली थी। साथियों, आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। ध्यान रखेंगे, और इस युद्ध के समाप्ति के बाद मद्रास की संधि हुई। ठीक है ना, मतलब अंग्रेज पराजित हुए, फिर मद्रास की संधि हुई, फिर युद्ध समाप्त कर दिया गया। आगे अगर बढ़े, हैदर अली की मृत्यु की बात करें तो साथियों फिर वापस से अंग्रेज आते हैं और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो 1780 से 1784 ईस्वी तक। इसके दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान गद्दी संभालते हैं, और फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मार दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में लड़ा गया, उसमें मोहम्मद गौरी ने भारत के किस प्रसिद्ध राजपूत शासक को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था, बताइए। मतलब मोहम्मद गौरी और किसके साथ लड़ाई हुआ था, तो देखिए मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, विकल्प सी सही है आपका। ध्यान रखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। फिर देखिए, अगर मोहम्मद गोरी की पहली हार की अगर बात हो तो ध्यान रखिएगा, भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय होती है 1178 ईस्वी में, वो गुजरात के शासक भीम द्वितीय के हाथों से। ठीक है ना। वहीं बात करें चंदावर के युद्ध की तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया था। ठीक है ना। और गौरी का अंत कैसे हुआ तो इसको भी जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या वर्ष 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ हुए युद्ध के दौरान हो गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत भोजन या ऊर्जा स्थानांतरण के लिए गठित विभिन्न जीवों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसको फूड चेन कहते हैं, यानी आहार श्रृंखला कहा जाता है। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। ये आहार श्रृंखला के प्रकार की अगर हम बात करें तो आहार श्रृंखला के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक ग्रैंजिंग श्रृंखला यानी चारण, तथा दूसरा अप्रद खाद्य श्रृंखला। ठीक है ना। अगर बात करें पारिस्थितिकी पिरामिड संकल्पना की तो वर्ष 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना की प्रस्तुति की गई थी। ठीक है ना। देखिए, पिरामिड के अगर हम प्रकार की बात करें तो पिरामिड के तीन प्रकार होते हैं, जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा का नियम, अगर ऊर्जा के नियम की हम बात करें तो एक पोषण स्तर से दूसरे में केवल 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जिसे लिंडेमान का 10% का नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी आपके ईवीएस से संबंधित प्रश्न हैं जो एसएसटी में पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं रहती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक सत्र में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, बताइए। चार विकल्प है, ये देखिए टाइप करके जब सबमिट किए तो क्या लिखा गया, भाई ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बताइए। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का आधार अगर इसकी हम बात करें तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार बना। प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। वहीं प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो इस समिति में एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है ना, और एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी शामिल थे इनमें। ठीक है ना, किसमें, प्रारूप समिति के सदस्यों में। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। आगे बात करें संविधान सभा के निर्माण हेतु आयोजित संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी और संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी 114 बैठकें हुई थी और
और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी एडॉप्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा कब, 26 नवंबर 1949 को। बैठकें होती हैं, 114 बैठकें होती हैं इसके संबंधित। ध्यान रखेंगे संविधान का अंगीकार 26 नवंबर 1949 को होता है। इस दिन कुल 15 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया था। इसकी अंतिम बैठक होती है मेरे भाई 24 जनवरी 1950 को। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। बात करें पूर्ण रूप से कब संविधान लागू हुआ था मेरे भाई, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में प्रभावी हुआ, जिसे हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक तरफा होता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? देखिए ये आपका एक पर्यावरण अध्ययन भी टॉपिक है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ। तो अब बताइए, पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा कभी उल्टा, वर्गाकार। तो देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हमेशा सीधा बनता है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा पिरामिड का नियम है, चूंकि प्रत्येक उच्च स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, यह सदैव सीधा बनता है। जीव भार का पिरामिड, अगर हम बात करें जीव भार के पिरामिड की, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे वन या घास के मैदान में यह सीधा होता है, लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। जीव संख्या की पिरामिड की अगर हम बात करें, तो एक बड़े वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है, क्योंकि एक वृक्ष जो उत्पादक पर आश्रित पक्षियों और परजीवियों उपभोक्ता की संख्या अधिक होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न बेहद खूबसूरत है, देखिएगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस यूरोपीय शक्ति को पूरी तरह पराजित कर भारत से उनका प्रभाव समाप्त कर दिया था? बताइए, बेदरा का युद्ध किसके साथ हुआ? देखिए मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, बेदरा का युद्ध होता है डचों के साथ। विकल्प बी आपका सही है। देखिए होता क्या है, डच का आगमन समझिए, तो डच जो हॉलैंड के थे, जिसे नीदरलैंड वाले, जो वर्तमान में जिसे नीदरलैंड कहा जाता है, वहाँ के निवासी थे। भारत में आने वाला पहला डच नागरिक जो था वो कार्नेलिस डी हाउटमैन था, ठीक है ना, कार्नेलिस डी हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में आया था। प्रथम डच फैक्ट्री की अगर हम बात करें, तो साथियों यह मसूलीपट्टनम में खोला गया था 1605 में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में 1605 में। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर हम डचों के व्यापार की बात करें, तो डचों ने भारत में क्षेत्रीय विस्तार के बजाय इंडोनेशिया और मलय द्वीप समूहों में मसालों के व्यापार पर अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया। वहीं अगर अंग्रेजों से संघर्ष की बात करें, तो इनका वेदरा का युद्ध होता है बंगाल में। लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने डचों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था, और वहीं से अंग्रेजी सत्ता का विस्तार होता है। जब डचों को हरा दिया गया वेदरा के युद्ध में, वेदरा कहाँ है? बंगाल में। किसके नेतृत्व में, अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने होगा कि खगोलीय विज्ञान के संदर्भ में तारों के जीवन चक्र के अंत में होने वाले भयानक तारकीय विस्फोट को क्या कहा जाता है, जिसके बाद ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है? बताइए। ध्यान रखिए साथियों, इस स्थिति को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। विकल्प बी सही है। ध्यान रखिएगा, सुपरनोवा विस्फोट जब किसी भारी तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह सिकुड़ता है, जिसमें एक प्रचंड विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा या विस्फोट का तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा, ये विस्फोट के बाद बचा हुआ अत्यधिक सघन केंद्र न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। ध्यान रखेंगे, ब्लैक होल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो साथियों यह न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान अत्यधिक हो तो वह सिमट कर एक ब्लैक होल बन जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर अपना पहला आक्रमण किस क्षेत्र पर किया था और वहाँ की कमार्थी जाति के मुस्लिम शासकों को पराजित किया था? प्रश्न बड़ी सिंपल सा है कि 1175 में जब मोहम्मद गोरी अपना भारत पर पहला आक्रमण करता है, ठीक है ना, अच्छा वो करता कहाँ, किया कहाँ था? तो कमार्थी जाति के मुस्लिम शासकों को वहाँ जाकर के पराजित कर दिया था। अब सवाल ये है कि वह
1175 में जो कमार्थी जाति और मुस्लिम शासकों को पराजित किया था वह क्षेत्र कहाँ था? मुल्तान था, गुजरात था, या फिर पंजाब का क्षेत्र था, या दिल्ली था? तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वह क्षेत्र मुल्तान था। ध्यान रखिएगा, कहाँ? मुल्तान। पहला आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी का भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, ठीक है ना, जहाँ उसने विजय प्राप्त किया था। अगर गौरी वंश की बात करें तो मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन एक छोटे से राज्य गौर का शासक था, जो संसबनी वंश से संबंधित था वह, ठीक है ना। दूसरे आक्रमण की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो उसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ के बघेल वंश के शासक भीम द्वितीय, जिसे मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। और यह भारत में गौरी की पहली हार थी। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, माउंट आबू और भीम द्वितीय, ठीक है ना। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या घटक पर्यावरण के भौतिक या अजैविक घटकों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? बताइए। जल, वायु, मृदा और ऊर्जा, पादप और सूक्ष्मजीव, भू आकृति और तापमान। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, पादप और सूक्ष्मजीव नहीं शामिल किए जाते जैविक संघटक के। देखिए, बात करें अगर जैविक संघटक की, तो पादप जैसे पौधे, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्मजीव, कवक और बैक्टीरिया पर्यावरण के जैविक घटक हैं, क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है। बात समझिए। लेकिन अजैविक घटक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अजैविक घटक क्या होंगे? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ठीक है ना। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में मौजूद सभी निर्जीव तत्व जैसे वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश और खनिज, ये सभी अजैविक घटक कहलाते हैं। वहीं जैव मंडल की मेरे भाई बात करें, तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आपस में मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं, उन्हें हम जैव मंडल कहते हैं। सवाल ये पूछा गया था कि आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व घटक पर्यावरण के भौतिक या अजैविक घटकों में शामिल नहीं है। तो अजैविक घटक में मेरे भाई पादप और सूक्ष्म जीव शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी क्या हैं? जैविक घटक हैं। बात क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि गंगटोक, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जैसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली वह कौन सी विशिष्ट मिट्टी है जो अत्यधिक अम्लीय, यानी जिसका पीएच मान 4.5 से 5.5 होती है और चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अब आपको बताना है कि वह मिट्टी कौन सी है। बहुत बेहतरीन है, समझिए। गंगटोक, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जैसे क्षेत्रों में वह मिट्टी पाई जाती है। पहली बात तो यह है, वह एक विशेष प्रकार की विशिष्ट मिट्टी है, उसकी विशेषता क्या है कि उसका अम्लीय जो है, उसका अत्यधिक अम्लीय होना उसकी विशेषता है। अच्छा, अम्लीय कितना है? तो उसका पीएच मान 4.5 से 5.5 रहता है और वह चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम है। अब सवाल ये है कि ऐसी मिट्टी कौन सी है? बताइए। बहुत बेहतरीन है, एग्जाम में पूछा जाता है, सवाल बहुत घुमाया है आपको। बताइए। देखिए मेरे भाई, ऐसी मिट्टी जो है उसका नाम है लेटराइट मिट्टी। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें मेरे भाई लेटराइट मिट्टी की विशेषता की, तो इस मिट्टी की निर्माण तीव्र निशालन और सिलिका के पृथक्करण के प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है ना। जो निशालन और सिलिका का पृथक्करण होता है, उसी प्रक्रिया द्वारा लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें लोहा और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में लोहा और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। मेरे भाई, अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो देखिए इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है ना। काली मिट्टी जो है ना, उसे हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। बात क्लियर हो रहा है ना। और रेगुर मिट्टी कपास की मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे भाई? क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। बात समझ में आ रहा है ना। अब अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी लगभग 43% पर पाई जाने वाली यह मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बात क्लियर है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे कि नंद वंश के किस अंतिम सम्राट को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज
ठीक है ना। अग्रमीज और क्लेज्ड्रमीज कहा गया है जिसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, वह कौन सा शासक था बताइए। तो मेरे भाई वह कोई और शासक नहीं बल्कि वह घनानंद था। विकल्प बी सही है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं घनानंद की तो उसी के शासनकाल में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और घनानंद की विशाल सेना के भय से सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, ये आपको जानना होगा। और फिर घनानंद के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं, सॉरी आपके चाणक्य जाते हैं और चाणक्य का जब अपमान होता है तो फिर नंद वंश का अंत हो जाता है मेरे भाई, समझिएगा। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक बच्चे को सम्राट बनाया और अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या कर देता है। फिर मौर्य वंश की स्थापना होती है। सवाल पूछा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। अशोक के शिलालेख की अगर हम बात करें तो मौर्य वंश के शासक अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध मुख्य रूप से किस देश के संविधान से प्रेरित है और इन्हें संविधान के किस भाग में रखा गया है। आपको बताना है कि जो आपातकालीन उपबंध होता है, जो इमरजेंसी है, वह मुख्य रूप से किस देश के संविधान से प्रेरित है और इन्हें संविधान के किस भाग में रखा गया है बताइए। देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है और भाग 18 में इसको रखा गया है। ध्यान से समझिए। आपातकाल के प्रकार की अगर हम बात करें साथियों तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी की बात की गई है, आपातकाल का प्रावधान है। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में जिसका वर्णन है, वहीं राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में जिसकी बात है, और तीसरा वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में जिसका बात है। साथियों अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल की तो भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल या अनुच्छेद 370 लागू नहीं किया गया है। मूल अधिकारों के स्थगन की अगर हम बात करें मेरे भाई तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या प्रोटोकॉल वैश्विक स्तर पर ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और जिसे 1987 में हस्ताक्षरित किया गया था बताइए। एक सवाल में कई सवाल है तो ध्यान रखिएगा, वो उसका सही जवाब हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, विकल्प बी सही हो जाएगा मेरे भाई। ओजोन क्षरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित हुआ था और 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। इसी कारण मेरे भाई 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। सवाल पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की तो यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से संबंधित है। सवाल पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, तो क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा कौन सा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। आगे अगर हम बात करें साथियों ओजोन परत की मोटाई की तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को हम डॉप्सन कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सवाल ये है कि भारत में थल सेना के सुदृढ़ीकरण के लिए 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा स्थापित इलाहाबाद द्वितीय संधि निम्नलिखित में से किनके बीच संपन्न हुई थी। तो देखिए मेरे भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। ध्यान रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। यह क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, जिसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। अगर वहीं हम बात करें साथियों इलाहाबाद के द्वितीय संधि की तो वह आपके 16 अगस्त 1765 को होती है और यह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई, जिसके तहत नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट को सौंपने पड़े और 50 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ा। नवाब को बहुत कड़ा दंड मिला और ये किला। वहीं हम बात करें बक्सर की युद्ध की तो यह ऐतिहासिक युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो को यहीं हम रोकते हैं, इसका पार्ट 2 जल्द हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। चैनल पर बने रहिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर करिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं जस्ट इसके बाद तुरंत हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।